जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, आपके सामने एक नया टॉपिक दिख रहा है, माध्यम और प्रविधियां। हम लोगों ने 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये 7वां चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम आप सभी के सामने दिख रहा है, माध्यम और प्रविधियां। मित्रों, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम उन तमाम मित्रों को धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर इतना भरोसा किया और हमें कमेंट्स किए। मित्रों, आप सभी के कमेंट्स की वजह से ही हमें कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। आपके कमेंट्स ही और आपके लाइक ही हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही हमारी तनख्वाह है, यही हमारा पेमेंट है। यूट्यूब में जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं तब तक आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। तो मित्रों, अभी तो आपके सामने दिख रहा होगा कितने सब्सक्राइबर हैं, उसमें कुछ छिपा है नहीं। तो आप कमेंट्स करिए, आप सुझाव दीजिए, आपको जैसा भी वीडियो लगता है उसके माध्यम कमेंट्स के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, और अगर आपको कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट्स के माध्यम से आप सुझाव दे सकते हैं। मित्रों, आप सभी ने इतना प्यार दिखाया और इतना भरोसा किया, हम इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। मित्रों, आगे चलने से पहले हम उन तमाम मित्रों को फिर से अनुरोध करना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मित्रों, आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं आज का अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक है माध्यम और प्रविधियां। माध्यम और प्रविधियों का अर्थ है, माध्यम का अर्थ है कोई साधन, अविधि का अर्थ है, प्रविधि का अर्थ है विधि, तरीका। किस तरीके से हम लोग चित्र बना रहे हैं और उसमें क्या क्या तत्व मिला रहे हैं, इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यही है माध्यम और प्रविधियां। उसमें जो पदार्थ मिलाएंगे, जो तत्व मिलाएंगे, जो द्रव मिलाएंगे, वो माध्यम कहलाएगा। जिस तरीके से हम लोग चित्र बनाएंगे वो हो जाएगा प्रविधियां। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। और आपके सामने एक टेक्निकल थ्योरी दी हुई है। लिखा है कि चित्र रचना हेतु किसी चित्र भूमि की आवश्यकता होती है। ये तो लाजमी है, बिना चित्र भूमि के आप लोग चित्र कहाँ बनाएंगे। आगे लिखा है, इस भूमि पर जिन रंगों से चित्र रचना की जाती है उनमें भिन्न भिन्न द्रव मिलाए जाते हैं। चित्र रचना के समय भी रंगों को पतला करने हेतु कोई द्रव मिलाए जाते हैं। 2 टाइम आता है जब आप द्रव मिलाते हैं, 2 ऐसी कंडीशन आती है जब आप द्रव मिलाते हैं। पहला तो बनाते समय अगर चित्र बनाने के बाद वो ज्यादा गाढ़ा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें कोई द्रव मिला देंगे। अच्छा, द्रव, आप लोग बार बार द्रव सुन रहे हैं, तो द्रव कौन से द्रव प्रयोग किए जाते होंगे? इन द्रवों में आप पानी, दूध या तेल, किसी पदार्थ का प्रयोग कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। आप जिन पदार्थों का प्रयोग करेंगे वही माध्यम कहलाएगा आपका। चलिए, तो कह रहा है कि पतला करने हेतु भी द्रव मिलाने की आवश्यकता होती है। आगे इसमें लिखा है कि रंगों की सामग्री तथा उनमें मिलाए जाने वाले विभिन्न नियमों के अनुसार ही चित्र रचना की पद्धति में अंतर आ जाते हैं। आपने अगर द्रव मिलाया तो उसकी अलग पद्धति होगी, मतलब जल मिलाया तो उसकी अलग पद्धति होगी। आप लोग चित्र बना के छोड़ दीजिए, वो सूख जाएगा तुरंत। लेकिन अगर आपने तेल मिलाया या दूध मिलाया तो उसकी अलग विधि होगी, तो वही है प्रविधि। हाँ, तो उनमें अंतर आ जाते हैं। अतः चित्र रचना की सामग्री और उनमें प्रयोग की विभिन्न विधियों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। बिना उसके ज्ञान के आप चित्र को बर्बाद कर देंगे। आगे लिखा है, समस्त प्रविधियों के प्रयोग का आधार वह पदार्थ है जो चित्र रचना के समय रंगों में मिश्रित किया जाता है। हमने कहा ना कि अगर आप तेल मिला रहे हैं तो उसकी अलग विधि होगी, और जल या दूध मिला रहे हैं तो उन सब की अलग अलग विधियां हैं। आगे इसमें लिखा है, इसे कला की भाषा में माध्यम कहा जाता है। तो आप सभी ने विधियां और माध्यम इन दोनों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे चलिए, हम लोग देखते हैं कि माध्यम के कितने प्रकार होते हैं। माध्यम के मूल रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक होता है शुष्क माध्यम, दूसरा होता है आर्द्र माध्यम। शुष्क माध्यम में हम किसी प्रकार के द्रव को नहीं मिलाएंगे,
शुष्क माध्यम हो जाएगा। आर्द्र माध्यम में हम द्रव मिलाएंगे, वो आर्द्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं शुष्क माध्यम क्या है। शुष्क माध्यम में हमने कहा कि कोई द्रव नहीं मिलाते हैं। तो शुष्क माध्यम के भी दो भेद हैं, पहला है चूर्णित, दूसरा पेस्टल। चूर्णित का अर्थ है कोई चूड़ा जैसा पदार्थ, चूरन जैसा पदार्थ, वो चूर्णित में प्रयोग किया जाएगा। जब हम लोग के यहाँ कोई त्योहार पड़ता है, कोई उत्सव पड़ता है, रंगोली बनाते हैं, ज्यादातर दिवाली में रंगोली बनता है सभी घरों में, या कोई उत्सव आ जाता है, शादी विवाह में भी रंगोली बनता है। रंगोली में आप लोग देखते हैं कि जिन रंगों का प्रयोग किया जाता है उनमें कभी जल, तेल, दूध, इन चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसको जमीन पे बनाते हैं, फर्श पे बनाते हैं, और उसको 2-4 घंटे में साफ भी करना होता है। रंगोली को 2-4 घंटों में उसको साफ भी करना होता है, इसलिए उसमें कुछ ऐसा चीज नहीं मिलाते जो चिपक जाए। इसे ही हम लोग चूर्णित माध्यम कहते हैं। चूर्णित का सबसे बेहतरीन उदाहरण है आपका रंगोली। लिखा है इसमें, रंगों के चूर्ण या पाउडर द्वारा चित्र रचना की बहुत पुरानी विधि है। रंगोली, सांझी, चौक, पूर्णा, ये 4 नाम आपके सामने हैं। आदि इसी के अन्य नाम हैं। प्राचीन शास्त्रों में इस पद्धति के चित्रों को धूली चित्र कहा जाता है। चूड़ित या धूली चित्र एक ही चीज है। आगे देखिए, दूसरा है इसमें पेस्टल। चूड़ित हो गया, दूसरा है पेस्टल। पेस्टल का अर्थ होता है चिपका देना। देखिए पेस्टल में क्या है, पेस्टल सर्वसाधारण में प्रचलित माध्यम है। प्रायः बालकों को इस विधि से चित्रण का अभ्यास कराया जाता है। कुछ अच्छे चित्रकार भी इसका प्रयोग करते हैं। चित्र रचना के समय इसमें किसी भी प्रकार का द्रव नहीं मिलाया जाता, अतः यह शुष्क माध्यम की श्रेणी में आता है। रंगों के मिश्रण में विविधता की दृष्टि से इसमें सीमित बल ही उत्पन्न हो पाते हैं। रंग प्रायः कागज पर ही झड़ जाने का भय रहता है। देखिए पेस्टल को आप लोग समझ सकते हैं मोम रंग। ज्यादातर लोगों ने मोम रंग का प्रयोग किया होगा बचपन में चित्र बनाते समय। अब तो जल रंग का प्रयोग होने लगा है, वो करते हैं जब लोग बड़े हो जाते हैं तो, लेकिन बचपन में ज्यादातर लोग मोम रंगों का ही प्रयोग करते हैं। उसमें फैलने का भय नहीं रहता है और आसानी से हम लोग उसमें रंग कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। इसमें एक बुराई ये है कि ये पेपर पे झड़ जाता है, फिर इसको साफ करने में थोड़ा सा या तो फूंक दीजिए या फिर किसी कागज से हल्के हाथ से हटा दीजिए। इसमें खास बात ये होती है कि इसकी जो फर्श होती है, मतलब ये जो चित्रभूमि इसकी जो होती है वो थोड़ी खुरदरी और कठोर होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि मोम रंग जो उस पर रगड़ेंगे तो फट जाएगा, चिकनी सतह रहेगी तो उसमें चिपकेगा नहीं। थोड़ा सा खुरदरी और थोड़ा सा कठोर होना आवश्यक है। आगे चलते हैं। अगला माध्यम है आर्द्र माध्यम। आर्द्र माध्यम में प्रमुख है टेम्परा माध्यम। इसमें भी कई माध्यम है, लेकिन अभी आपके सामने आर्द्र माध्यम में टेम्परा माध्यम आप लोग समझिए। टेम्परा माध्यम आप लोगों ने जब भी कई बार पढ़ा होगा, टेम्परा शब्द का प्रयोग आता होगा, लेकिन ये चीजें समझ में नहीं आती टेम्परा है क्या। टेम्परा माध्यम में हम लोग तेल और जल दोनों का प्रयोग करते हैं। देखिए लिखा है इसमें, टेम्परा माध्यम में चित्र बनाते समय रंगों में तैल तथा जली दोनों प्रकार के तत्वों से युक्त द्रव माध्यम का प्रयोग टेम्परा कहलाता है। लेकिन लोग गलती से इसको अपारदर्शी पेस्टल रंगों को भी टेम्परा कह देते हैं। अपारदर्शी पेस्टल रंग जो कि शुष्क माध्यम में आते हैं, उनको आर्द्र माध्यम के टेम्परा माध्यम में लोग गलती से कह देते हैं, जो कि गलत है। टेम्परा का माध्यम द्रव अवस्था में जल में घुलनशील होता है, किंतु सूखने के पश्चात उसकी सतह पर जल या तेल किसी भी माध्यम में पुनः कार्य किया जा सकता है। एक बार कार्य करने के पश्चात इसको सुखा देते हैं, फिर से पुनः इसमें काम कर सकते हैं। आगे है टेम्परा का माध्यम। देखिए इसमें जल का प्रयोग किया जा रहा है, तो जरूरी है कि उसकी जो सतह हो वो तुरंत जल्दी से जल्दी जल को अवशोषित कर ले। थोड़ा सा कठोर भी होना चाहिए, नहीं तो जल जब उसमें पड़ेगा तो वो फट जाएगा। देखिए लिखा है इसमें, टेम्परा का माध्यम जलीय द्रव में तैलीय पदार्थ के मिश्रण से निर्मित किया जाता है। जिस समय इस माध्यम का प्रयोग किया जाता है
तो इसमें जल भी मिलाया जाता है, किंतु सूखने पर इसका तैलीय अंश चित्र पर एक चमकदार और पारदर्शी पतली झिल्ली का निर्माण करता है। देखिए टेम्परा के माध्यम में यहाँ पे लिखा है, टेम्परा का माध्यम अंडे की जर्दी, संपूर्ण अंडा या अंडे की सफेदी आदि है। अंडे की सफेदी आदि रहे हैं। देखिए गोंद, ग्लिसरीन तथा अलसी के तेल से भी इस प्रकार के माध्यम का निर्माण होता है। एक चीज आप लोग एग्जाम में देखेंगे कि पायस क्या है। पायस शब्द आपके सामने आएगा, आप लोग जान लीजिए पायस क्या है। पायस कुछ नहीं, ये दूध का रेसिन होता है। जब चित्र बनाते समय दूध के रेसिन का प्रयोग किया जाता है तो उसे पायस कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपके सामने लिखा है कि टेम्परा चित्रभूमि, टेम्पल लिखा है, टेम्पल नहीं टेम्परा होगा, टेम्पल नहीं ये टेम्परा होगा, है ना। एक मिनट, चलिए जाने दीजिए। टेम्परा चित्रभूमि, टेम्परा चित्रभूमि में टेम्परा चित्रभूमि विधि में मतलब इसमें हमने बताया कि आपसे कि कठोर इसकी चित्रभूमि होनी चाहिए। तो यहाँ पे लकड़ी के पटरी पर प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम की परत से एक प्रकार की चित्रभूमि का निर्माण किया जाता है, जिसे गैसो कहते हैं। हमने गैसो पे हाईलाइट किया है, तो आप लोग आगे ये गैसो शब्द प्रयोग किया जाएगा तो समझ लीजिए गैसो शब्द क्या होता है कि लकड़ी की पटरी पर अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम की परत लगा दी जाए उसे गैसो कहते हैं। इसके लिए खड़िया अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस में सरेस अथवा ब्लू मिला देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि टेम्परा चित्रभूमि क्या होती है। आगे चलते हैं, अगला है आपके सामने भारतीय टेम्परा। देखिए 16वीं सदी ईस्वी में भारत में मुगल तथा राजपूत शैलियों में कागज पर जिस पद्धति से चित्र बने हैं उसे प्रायः भारतीय टेम्परा कहा जाता है। इस विधि में कागज को पहले खूब घोटा जाता है। घोटना शब्द आपके सामने आया है। आप लोग बचपन में जिन्होंने तख्ती पे पढ़ाई की है, प्राइमरी स्कूल में तख्ती पे अगर पढ़ाई की है, वो जानते होंगे कि तख्ती में सबसे पहले उसको काले रंग से पोतते थे, उसके बाद फिर उसको बोरका एक होता था, बोरका में हम लोग दुधिया रखते थे, तो जिस बोरका में दुधिया रखते थे उसी बोरका से खूब घोटते थे, रगड़ते थे उस पर, जिससे कि तख्ती में चमक आ जाती थी। तो चमक लाने के लिए इसको घोटा जाता है। देखिए आगे फिर क्या करते हैं, फिर उस पर कागज की बनी बत्ती या तुलिका, तुलिका का मतलब ब्रश होता है, तुलिका द्वारा रंग से रेखांकन किया जाता है। इस कार्य में छिद्र युक्त चरबे का भी प्रयोग किया जाता है। फिर इस पर सफेदे का हल्का अस्तर लगाया जाता है और पुनः रेखांकन किया जाता है। इसके लिए पेवड़ी में काजल तथा गुलाबी का किंचित अंश मिलाकर भूरा रंग बनाते हैं। रेखांकन के पश्चात चित्र को घोटते हैं, फिर से घोटाई होगी, और एक एक रंग लगाकर प्रत्येक बार कागज को उल्टा करके फिर से घोटते हैं। प्रत्येक रंग अच्छी तरह से सूख जाए, सूखने पर ही घोटा जाता, नहीं तो फैल जाएगा, और फिर अगला रंग लगाया जाता है। रात्रि का प्रभाव दिखाने के लिए इसमें कुछ काला रंग मिला देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं पर्दाज क्या होता है। देखिए पर्दाज के लिए हम लोग, पर्दाज क्या होता है कि छाया प्रकाश अथवा गढ़नशीलता प्रदर्शित करने के लिए गीले रंग पर ही बिंदुओं अथवा बारीक एवं पास पास खींची गई रेखाओं का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम लोग पर्दाज कहते हैं। ठीक, अंत में आवश्यक बारीक विवरण अंकित करते हैं और शरीर में गौर वर्ण में यूरोपीय प्रभाव से श्वेत रंग मिलाया जाता है, जिसे बॉडी कलर कहते हैं। दो शब्द यहाँ पे आए हैं, बॉडी कलर, दूसरा पर्दाज, इन दोनों को ही याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से कागज पर ही
कागज पर भी इसमें चित्रण किया जाता है। कागज की ही बात कपड़े पर भी चित्रांकन किया जाता है, किंतु उसमें पहले चावल की माड़ी का अस्तर लगाकर सुखा लेते हैं और घोंटते हैं, जिससे उसके समस्त छिद्र बंद हो जाएं तथा शेष चित्रण लगभग कागज की ही भांति किया जाता है। आगे देखते हैं तैल चित्रण। तैल चित्रण हम लोग तैल चित्रण कल देखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, पीडीएफ आपको जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मिलेगा, क्योंकि तभी तो ज़्यादा समझ में आएगा, अन्यथा मज़ा नहीं आएगा। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।